गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर जो है सेट 2 उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट 1 का क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दिया है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 2। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है इसमें कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसके बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी अगर उसको हम लोग आधा कर दें तो उसके बराबर होता है फोकस दूरी। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी f = r/2 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है 2 नियम। इससे पहले वाला जो सेट 1 है उसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछा था, इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा। तो दोनों का 2 नियम है, अपवर्तन का और परावर्तन का, दोनों का 2 नियम है। इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, वाहनों के पश्च दृश्य को साइड मिरर भी कहा जाता है। पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब पीछे का देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। अगर यहाँ पूछता कि वाहनों के अग्रद्वीप में किसका प्रयोग होता है, अग्रद्वीप में, तो उसका जवाब होता अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पूछा है पश्च दृश्य देखने के लिए, तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी किसका प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, नहीं का बात है तो इसका सही जवाब है मिट्टी। मिट्टी का लेंस से कोई लेना देना नहीं, मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये 6 का क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ यानी कि फोकस दूरी एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एफ जो है आर का आधा होता है, यानी कि एफ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर जो है एफ का डबल है, यानी ये 12 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी 12 दूनी 24, यानी कि ये पहला वाला सही हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि वाहनों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव क्या होता है? तो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। एक कंडीशन में सीधा और काल्पनिक बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन सही होगा। 9 का क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन डी सही होगा। अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। और माफ़ कीजिएगा, ये अवतल दर्पण में सही है। यहाँ पर अवतल लेंस पूछ रहा है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में इसका सही जवाब होगा आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा इसका सही जवाब होगा, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ए, 9 का ए। अगर यहाँ उत्तल लेंस पूछता, उत्तल लेंस, तब हम लोग का ये सही होता। अगर उत्तल लेंस पूछता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस पूछा है तो ये 9 का ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायप्टर मात्रक है किसका। तो हम लोग जानते हैं डायप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी फोकस दूरी पूछा है कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1/p से, क्योंकि p = 1/f होता है। तो इस तरह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, f को और p का स्थान एक्सचेंज करके। तो p का मान कितना दिया हुआ है 2, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो ये आएगा मीटर में आंसर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हम लोग को सेंटीमीटर में है। तो 0.5 मीटर को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है। अब ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि परितारिका और आइरिस ये दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में परितारिका कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। तो ये दोनों में से किसी में भी हम लोग अगर टिक कर दे तो दोनों सही है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कि मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल ना लिख के यहाँ इंग्लिश का भी नाम इसका लिख सकता है, इसको रेटिना कहते हैं इंग्लिश में, तो रेटिना भी रह सकता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ सभी अभिक्रिया को अगर हम लोग ध्यान से हम लोग देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो NaCO3 है, ये एक पदार्थ, वो अभिक्रिया होने के बाद 3 पदार्थ में टूट गया है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। और इस टूटने की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो सभी को हम एक एक करके देखेंगे, देखते हैं कौन संतुलित है। शुरू में हम लोग देखेंगे तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1, तो ये तो पहले ही पता चल गया कि संतुलित नहीं है। दूसरा में हम लोग देखेंगे तो ये इधर एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 दूनी 4 है, तो ये संतुलित है। तो ऑक्सीजन को अब देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 दूनी 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ये दूसरा भी संतुलित नहीं है ऑक्सीजन के कारण। अब सी में अगर हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन में, तो इधर कॉपर 2 है और इधर कॉपर 1 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा तो सही होना ही है, जिंक इधर 1 जिंक, इधर भी 1 जिंक, कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, इसमें सब संतुलित है। तो ये हम लोग का ऑप्शन में जो डी है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन इसका मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का घटना। तो इसमें किस में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और किस में ऑक्सीजन घट रहा है वो बताना है। तो इसमें हम लोग देखें तो ये जो अभिक्रिया है लेड ऑक्साइड का कॉपर के साथ अभिक्रिया हो रहा है, और अभिक्रिया होने के बाद लेड अलग हो गया, और इसमें हमको लगता है शायद क्वेश्चन गलत हो गया, ये अभिक्रिया ऐसा होना चाहिए, लेड ऑक्साइड जब कॉपर से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर जो है लेड को विस्थापित कर देगा और उसका जगह में कॉपर चला जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस लेड Pb ये बनेगा। तो इसमें हम लोग साफ देख सकते हैं इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया मिस्टेक इसमें गलती किया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि जो लेड ऑक्साइड है इसमें देख रहे हैं पहले जो Pb है उसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन इसमें हट गया, इसमें ऑक्सीजन का कमी हो गया इसमें, यानी इसका क्या हो गया है, अपचयन हुआ है। और कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि कॉपर का उपचयन हुआ है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ा है। तो इसका सही जवाब हम लोग का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी सही होगा इसका, क्योंकि कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ, उपचयन हुआ है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। विकृत गंधिता में क्या होता है कि खाना जब हम लोग बनाते हैं और उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो खाना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, जिससे खाना खराब हो जाता है और उसका स्वाद गंध सब बदल जाता है। तो ऐसा खाना खराब क्यों होता है? ये ज़्यादातर तेल वाला या मसालेदार खाना ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अॉक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, हवा से अभिक्रिया कर लेता है इसीलिए, और उसी को हम लोग कहते हैं उपचयन। ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो करता है उसी को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उपचयन के कारण ऐसा होता है। और यहाँ पर विकृत गंधिता भी समझ गए किसको कहते हैं, खाना खराब हो जाता है उसको विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी संयोजन। यहाँ पर ए और सी दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी में भी अगर टिक करे तो दोनों सही होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जब लोहे के कील को, यानी कि लोहा को हम लोग एफिस दिखाते हैं, इसको जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबालते हैं तो हम को जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा भी क्रियाशील है, इसीलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ कॉपर को विस्थापित करके लोहा चला जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसी कारण, यानी कॉपर को जो लोहा है वो विस्थापित कर देता है, इसी की वजह से उसका रंग जो है धूसर हो जाता है। यानी क्या किया, विस्थापित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो लिटमस पत्र है वो प्राकृतिक सूचक होता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में हल्दी रहता तो वही प्राकृतिक सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर लिटमस है तो लिटमस पत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्राकृतिक सूचक है। ये लीचेन पौधे से, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से ये प्राप्त किया जाता है, ये लिटमस पत्र। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? हाँ, आप लोग जानते होंगे कि जब लिटमस पत्र जो होता है उसमें जब हम लोग किसी पदार्थ को हम लोग डुबाते हैं और अगर वह नीला से लाल हो गया, अगर नीला से अगर लाल हो जाता है, नीला से लाल, तो अम्ल होता है। तो यहाँ पर वही बोला है कि कौन लाल नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं अम्ल जो है नीला से लाल हो जाता है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है तो ये नीला से लाल हो जाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये भी लाल कर देगा लिटमस पत्र को। और ये जो हम लोग का है इथेनोइक अम्ल है, ये भी लाल कर देगा, लेकिन ये ग्लूकोज है ये लाल नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षारक क्या करता है, तो लाल को नीला करता है और अम्ल नीला को लाल करता है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो जिसमें पानी का साफ कितना अणु है वो लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे 5 हो सकता है, या तो 10H2O लिखा हो सकता है, या कहीं कहीं पर देखेंगे हाफ H2O लिखा हुआ रह सकता है। तो ये सब क्रिस्टलीकरण का जल इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 5H2O लिखा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें भी ऐसा लिखा हुआ है वो हो जाता है क्रिस्टलीकरण का जल। जैसे आप लोग देखे होंगे एक रहता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये धोने का सोडा का यही फार्मूला है। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला यही है, तो उसमें 10H2O रहता है, तो ये भी क्रिस्टल का जल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो
बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है इसमें? जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि, तो हम लोग जानते हैं कोई भी अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है कब? जब उसको पानी में हम लोग डुबा देते हैं तो वो H+ आयन मुक्त करता है, जिसकी वजह से वह अम्लीय गुण दिखाता है। लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो ये टूट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये H+ आयन को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं इसीलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10 और 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो आप लोग जानते होंगे जो pH स्केल होता है ये 0 से 14 तक इसमें मान रहता है और बीच में 7 होता है। तो 7 अगर pH मान अगर 7 है तो वह पदार्थ उदासीन होता है, और 7 से कम अगर pH मान है तो वो पदार्थ अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक अगर pH मान है तो वो क्षारक होते हैं। तो यहाँ पर बस यही देखना है कि किसका pH मान 7 से कम है। तो ये जो 2 है, ये 7 से कम है, तो ये किसका है? तो पदार्थ A का है, यानी A का pH मान 2 है तो A यहाँ पर क्या है? अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा 25 का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आप किताब में देखेंगे अभिक्रिया। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। इसको जब धूप में हम लोग रखते हैं AgCl को धूप में रखते हैं तो ये टूट जाता है, Ag+Cl2 हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि ये टूटने वाला अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोल रहा है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये उत्सर्जन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो चीज़ हम लोग का शरीर में नहीं पचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है? फलस्वरूप यानी कारण, किस यौगिक के टूटने के कारण प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है, जिसमें क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब जल से अभिक्रिया करता है पेड़ पौधा, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, C6H12O6 ये बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये किसके टूटने से बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? अमीबा किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्राणी समभोजी पोषण करता है। अमीबा से बार बार क्वेश्चन आते रहता है, तो इसका जो टॉपिक है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अमीबा कैसे भोजन करता है, अमीबा किस प्रकार का जीव है और वो कैसे भोजन करता है, इसको विस्तार से आप लोग इसका तैयारी कर लीजिए। यह किताब में अच्छा से लिखा हुआ है, इसका देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसी तरह हम लोग का शरीर में और भी, जहाँ से खाना जो पाचन तंत्र है, खाना जिस जिस रास्ते से गुजरता है तो उसमें कहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसको भी याद रखना है। तो ये एंजाइम वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पर पूछा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है टाइलिन। तो इसी तरह और भी और एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं इसको भी तैयारी कर लेना है इसका। इसके बाद आगे क्या पूछा है? श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विघटन कहाँ होता है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।
और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है इसमें कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। जल तथा खनिज लवण का संवहन बोला है, ये किसके द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता कि भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, अगर भोजन पूछता तो फ्लोएम सही होता। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो देखिए आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है यानी पोषण, सांस लेना जरूरी है श्वसन। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी अपना जो पहचान है, अपना जो अस्तित्व दुनिया में है तो वो आगे भी कैसे कायम रहे, तो इसके लिए कौन सा क्रिया आवश्यक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जनन इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला है अगला क्वेश्चन में, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरुद्भवन। ये चित्र जो है पुनरुद्भवन को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 35 में क्या बोला है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना ये परागन कहलाता है, परागन या पर परागन कहलाता है। अगर यही जगह सवाल ऐसा रहता है कि परागकण का अपने ही पौधे में एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, तो वो स्वपरागन कहलाता है। लेकिन यहाँ बोला है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो ये परागकण सही इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। इसके बाद आगे क्या बोला है इसमें क्वेश्चन कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है। तो भ्रूण को माँ के रक्त से मिलता है पोषण, लेकिन ये स्पेशल एक भाग बना हुआ होता है बच्चा को जिसको मिलता है पोषण, तो वो है प्लेसेंटा। तो यहीं से यहाँ जो प्लेसेंटा में जो रक्त होता है यहाँ से बच्चा को पोषण मिलता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्लेसेंटा। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन इसमें क्या बोल रहा है, वह तेज़ी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह महंगा हो। तो अच्छा हम लोग ऊर्जा का स्रोत किसको मानेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब कौन ऊर्जा का स्रोत जो है समाप्त हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकता, या तो इसको बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। तो ये कोयला हम लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये समाप्त ऊर्जा स्रोत है। इसका कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सीमित मात्रा में अब मौजूद है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आज सेट 2 साइंस का सेट 2 कंप्लीट हो गया है।